हमारा घराना एक पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ के रस्म व रवाज बड़े सख्त थे। वालिद की वफ़ात के बाद चचा ने हमें अपनी तहवील में ले लिया कि अब वही हमारे सरपरस्त थे। इन दिनों मैं 13 साल की थी। वालिदा में बेवगी का दुख सहने की हिम्मत न थी। वो अपने शौहर की जुदाई का गम भला नहीं पाती थी। रफ्ता रफ्ता खुद से गाफिल रहने लगी। हफ्तों हाथ मुंह धोना और कपड़े तक बदलना याद न रहते थे। कई कई दिन खाना खाती, न पानी पीती। अकेले में बैठकर खुद से बातें करती रहती थी। एक रोज बगैर बताए घर से निकल गई और पहाड़ी पर चढ़ने लगे, जहाँ चश्मा था और वहाँ लड़कियां पानी भरने जाती थी। चश्मे पर उम्मी का पैर फिसल गया और वो लुढ़कती हुई खाई में जा गिरे। इस वक्त हमारे मोहल्ले की 2 लड़कियां मशकीज़े भरकर घर को लूट रही थीं। उन्होंने मेरी माँ को गिरते देख लिया था। अपने मशकीज़े वहां फेंक कर वो दौड़ी हुई घर को आए और दादी को इत्तला दी कि आपकी बहू खाई में गिर गई है। चा और इनका बेटा हारिस काम के सिलसिले में दर्रा गए हुए थे। दादी ने करीबी रिश्तेदारों को खबर की और वो मेरी माँ का हाल मालूम करने खाई की तरफ निकल गए। दादी रानी दरअसल मेरी दादी की बहन थी। वो बूढ़ी और बे औलाद थी, लिहाजा अब हमारे पास रहती थी। वो वालिदा के लिए अजहद परेशान थी। इन दिनों फ़ोन आम नहीं थे और मेरे चा हमको बताकर भी न जाते थे कि कौन से इलाके की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने कारोबारी मसलों को मर्दों का मसला समझते थे। हमारा इनसे राबता मुमकिन न था। हमें माँ के सलामत आने की दुआएं कर रही थी, लेकिन खाई माँ को निगल गए। इनको इतनी गहराई में उतर कर ना तो कोई निकाल सका और न मैं उनका आखिरी दीदार ही कर सकी। जब चा और हारिस लूटे, इस वाक़े को हुए 6 रोज़ गुजर चुके थे। मेरा रू रू कर बुरा हाल था। चचा ने रस्सों की मदद से दिक्कतों से कुछ लोगों को खाई में उतारा, लेकिन उन्होंने दौर से ही देख लिया था कि मेरी माँ का जसद खाकी सलामत न रहा था। पहाड़ी जानवरों ने उनके तन मुर्दा को खा लिया था। अम्मा तो दाग मुफारकत दे गई। अब मैं बूढ़ी दादी की गोद में सर रख कर सिसकती रहती थी। वो मुझको माँ जैसा प्यार करती थी। हारिस को भी समझाती थी कि इन दिनों मुझको बिल्कुल तंग ना करे। वो जब भी मुझसे कोई काम करवाने की कोशिश करता, मैं तंग हो जाती। जी ना चाहता कोई काम करूं, वो मुझे सताने लगता। तब दादी इसको मारने को लकड़ी उठा लेती। मुझे अपना ये चाजाद बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इसको हर किसी पर हुक्म चलाने की आदत थी। इसकी माँ भी बचपन में फौत हो गई थी। दादी रानी ने ही इसको पाला था। वो इस पर शिकवे की तरह नजर रखती थी, तभी वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। मुझको दादी कभी मोहल्ले की लड़कियों के साथ बाहर जाने से नहीं रोकती थी, क्योंकि जहां हम रहते थे वहां बाहर के मर्द नहीं आते थे। बकरियां चुराना, पानी लाना और ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना हमारी जिम्मेदारी होती थी। जिन पहाड़ों पर हम लकड़ियां इकट्ठी करती थीं, वहां का एक मुहाफिज हमारी ताक में रहता था, क्योंकि कुछ लड़कियां गिरी हुई लकड़ियां इकट्ठी करने की बजाय जंगल की झाड़ियां तोड़कर गट्ठे बना लेती, जबकि यहाँ दरख्तों को काट कर लकड़ियां इकट्ठी करना मना था। अलबत्ता गिरी हुई टहनियों को इकट्ठा करने पर मुहाफिज कुछ नहीं कहते थे। एक दिन हमारी पड़ोसन लड़की मारा ने कुछ लकड़ियां चुनकर गिनठा बनाया और एक जगह रख दिया। तभी इसके दिल में लालच आ गया। असर का वक्त था। मोहरा समझी के मुहाफिज अब नमाज को चलागा होगा। जंगल का मुहाफिज तो चला गया था, लेकिन उनका अफसर इत्तेफाक से गश्त पर निकला हुआ था। जब इसने ऊपर वाली पहाड़ी से लड़की को झाड़ी का सत्यानाश करते देखा, तो जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा और उसने आवाज भी लगाई। आवाज सुनकर मोहरा के हाथ पांव फूल गए। वो लकड़ियों का गट्ठा छोड़कर सपट भागी और जंगल में एक जानिब से निकल गई। अब इसको तलाश करना मुश्किल था, लेकिन मैं करीब ही लकड़ियां चुन रही थी। भाग ना सकी, क्योंकि मेरे सर पर लकड़ियों का गट्ठा था। मैंने शाखें नहीं तोड़ी थी, लिहाजा मैं अपनी चुनी हुई लकड़ियों को फेंक कर भागना नहीं चाहती थी, वरना मेरी दिन भर की मेहनत ज़ाय हो जाती। जब मैंने देखा कि अफसर, जिसको मुहाफिज बाऊजी कहते थे, तेजी से मेरी जानिब आ रहा है, तो मैं डर गई। सब लड़कियां सरकारी जंगल की हुदूद से भागकर घरों की जानिब निकल गई थी, लेकिन मैं पीछे रह गई थी। मैंने भी भागना बेहतर जाना, तभी मेरा पांव एक पत्थर से टकरा गया और मैं धड़ाम से गिर गई। एक लम्हे के लिए तो मुझे होश ही ना रहा कि क्या हुआ है। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और हवास जाते रहे। अचानक ही महसूस हुआ कि किसी ने मुझे थाम लिया है। मैंने हवास मुजतमा करके देखा तो वो जंगलात का ऑफिसर बाऊ था। बाकूजी यहाँ पर नया नया आया था।
वो लंबातर निगाह नौजवान बहुत खूबरू और पुरकशिश इंसान था। इसको इस कदर खुद से करीब देखकर मीर अदल उछलकर हल्क में आ गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने नरमी से कहा, डरो मत, तुमको चोट तो नहीं लगी। इसका अंदाज ऐसा था कि मुझे यकीन हुआ अफसर बाबू का मुझको सजा देने का इरादा नहीं। फिर उसने मीर अनाम पूछा। मैंने झिझकते हुए इसको अपना नाम बता दिया कि मीर अनाम जमर है। तभी मैंने डरते डरते पूछा, क्या मैं लकड़ियां उठा लूं? हाँ, उठू लूं। उसने कमाल शफकत का मुजाहिरा किया। तब मैंने जल्दी से लकड़ियों का गट्ठा अपने पीर पर रख लिया। मैं चलने लगी तो वो बोला, देखो आइंदा शाखों से लकड़ियां मत काटना। मैंने नहीं काटे। वो दूसरी लड़की थी। एक कदम ही चली थी कि इसकी नज़र मेरे पांव पर पड़ गई। पीर से खून निकल रहा था, लेकिन इस दम मुझको चोट या दर्द का एहसास नहीं था। जब इसने मेरे पांव की तरफ इशारा किया तो खून देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। आंखें फैल गईं और शिद्दत से तभी दर्द का एहसास हुआ। मैं रोने लगी और जरा ठहरो। बाऊजी ने कहा, यहाँ बैठ जाओ। वो सामने जीप में सामान है, अभी पट्टी और दो लाता हूँ, तुम जाना नहीं। मैं जाती हूँ, देर हो जाएगी, मैं घर पर पट्टी कर लूंगी। तुम्हारे पट्टी करने से जख्म ठीक ना होगा। उसने इसरार किया और लंबे लंबे डग भरता तेजी से जा रहा था, जैसे इसको डर हो कि मैं पलक झपकते में भाग जाऊंगी। एक लम्हे को मैं उठी, जी किया कि भाग जाऊं, लेकिन फिर मुझे मेहनत से इकट्ठी की हुई लकड़ियों का ख्याल आ गया। इसने वापस आने में 5 मिनट लगाए होंगे। हाथ में दवा का डब्बा था। मैं तेजी से भागता मुझ तक पहुंचा था। मेरा नाम समी है, उसने रुई को दवाई में भिगोते हुए बताया। मेरा पाँव इसके हाथ में था और मैं मदहोश बैठी थी। इसके उजले उजले हाथ और मेरा मिट्टी से अटा हुआ पाँव मुझे बड़ा लग रहा था। अपने पीर देखकर शर्म आ रही थी। मैं दम साधे बैठी थी। जख्म साफ करके उसने रूल खोला और मेरे पाँव पर किसी माहिर डॉक्टर की तरह पट्टी कर दी। मुझे को पहली बार माँ के मरने के बाद राहत नसीब हुई थी, जो माँ के प्यार भरे हाथों के लम्स से महसूस होती थी। मैं इस राहत की सरशारी से मुस्करा दी। जब मैं जाने लगी तो इसने कहा, पानी में पाँव न डालना और जब तक जख्म ठीक न हो जाए पट्टी करती रहना। वो सामने मेरा घर है, हर रोज शाम को आकर पट्टी करवा जाना। मैंने इस बात में सर हिला दिया और जख्मी पैरों से चलती हुई घर आ गई। मेरी रूह हल्की फुल्की हो चुकी थी और सब दुख दर्द भूलकर आज बात बात पर हंस रही थी। आप समझ सकते हैं कि किसी लड़की की ऐसी कैफियत कब और क्यों होती है। मुझे बाकू पसंद आ गए थे। वो एक हुसैन ऑफिसर थे, फिर उन्होंने मुझे से कमाल मेहरबानी का सलूक किया था। क्यों ना खुश होती, क्यों ना मुस्कराती। दूसरे दिन तक सरवर की कैफियत में डूबी रही। पाँव की दखन में भी एक मज़ा था। शाम हुई तो दिल समी के बंगले की तरफ खींचने लगा। हालांकि खुद को समझाती थी कि उनके बंगले की तरफ नहीं जाना है। हम गरीबों को जख्म तो लगते ही रहते हैं, अब ही ठीक भी हो जाते हैं। हम तो ऐसे जख्मों के आदी होते हैं। असल के वक्त में खुद को ना रोक सकी और दादी से रुशना के घर का कहकर निकल पड़ी। जब वहां पहुंची तो बाऊजी मेरे इंतजार में टहल रहे थे। वहां 2 कुर्सियां और उनके दरमियान एक छोटी सी गोल मेज रखी थी, जिस पर दवाइयों का बक्स धरा लिफ था। मुझको देखकर उनके चेहरे पर खुशी बखर गई। कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, बैठो, मैं हाथ को धोकर आता हूँ और अभी पट्टी कर देता हूँ। दरअसल वो मुलाजिम से चाय बनाने को कहने गए थे। मैं झिझकते हुए कुर्सी पर बैठ गई। आज मैंने खास तौर पर मुंह हाथ धोआ था और उजले कपड़ों में आई थी। वो मगर अजीब आदमी था, हर किस्म की बातों से बेनियाज, अपने ख्याल में मगन रहने वाला। इसने घास पर बैठकर मेरा पाँव है अपने हाथ में लिया और दवा लगाकर नई पट्टी कर दी। मैं उठकर जाने लगी तो उसने मुलाजिम को आवाज़ दी और मुझे कहा, अभी ज़रा देर बैठो। मुलाजिम चाय की ट्रे लेकर आ गया। तश्तरी में केक और खाने पीने की और भी चीज़ें थीं। मैं चाय नहीं पीती। बैठो, इसने सख्ती से हुक्म दिया। मैं बैठ गई। इसके रूम में आकर जल्दी जल्दी चाय की प्याली हल्क में उंडेली और कल आने का वादा करके भाग आए। जिस जगह कांटे छे थे वहां दर्द दराता था। सोचा कि एक दफा और 2 अलगवा लो और पट्टी भी करवा लो। यहाँ हमारे इलाके में दूर दूर तक कोई डिस्पेंसरी ना थी। ऐसा ना हो कि पीर पक जाए,
तभी आज भी असर को घर से निकली और बाऊजी के बंगले पर पहुंच गई। वो कल की तरह लान में मुंतजिर थे। मुझे को देखते ही बोले, जख्म कैसा है? क्या बताती कि पीर काज खम तो ठीक हो रहा है, लेकिन रुकाज खम बढ़ता जाता है। मैं एक ऐसे मर्ज के घेरे में आ चुकी थी कि जिसका कोई इलाज न था। अब मुझे बाऊजी को देखे बना चीन न आता था। पाँव का जख्म ठीक हो गया। मैं इसी तरह लकड़ियां चुनने के बहाने निकलती, फिर सहेलियों के साथ चंद कदम चलकर अपनी राह लेती। दरख्तों के झुंड में खड़ी जीप में बैठ जाती और बाऊजी के साथ दूर सैर को निकल जाती है। मुझे गाड़ी में बैठकर सैर करना अच्छा लगता था। ये मेरा ख्वाब था जो फिर एक और ख्वाब में तब्दील हो गया कि मैं हमेशा के लिए बाऊजी की बन जाऊं। दादी पूछती, देर क्यों कर दी? कहती, पाँव दाकिता है, चला नहीं जाता। हालांकि जानती थी कि हारिस की मंगेतर हूँ और ये मंगनी बचपन की है, लेकिन मैं तो ऊंचे मोहल्लों के ख्वाब देखने लगी थी। बाऊ समी के डाक बंगल को अपना घर समझने लगी थी। समी ने अपने प्यार भरे रवैये से मीर अदल जीता था, लेकिन जबान से ये नहीं कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। सिख के दिन गुजरते देर नहीं लगती। ऐसे ही मिलते और प्यार की घड़ियां हंस बोल कर गुजार दिए। 6 माह में ही हम एक दूसरे के इस कदर करीब आ गए कि जैसे जन्म जन्म के साथी हूँ। एक रोज मैंने बाऊजी से कहा कि अब शादी किए बना चारा नहीं है। ये किस तरह मुमकिन है? तुम्हारे कबीले वाले तुम्हारा हाथ मुझे नहीं देंगे और तुम्हें लेकर यहाँ से निकल जाना मुमकिन नहीं। मैं एक जिम्मेदार सरकारी मुलाजिम हूँ। तुम्हें आखिर में कहाँ छुपाऊंगा? अब बताओ, हम कैसे शादी कर सकते हैं? बाऊजी, तुमने फिर मुझसे प्यार का रिश्ता क्यों बढ़ाया? अब मैं क्या करूं? क्या किसी पहाड़ी से कूद कर जान दे दूं? मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, इसकी नौबत नहीं आएगी। मुझे सोचने का मौका तो दो। उसने कहा। जब मैंने 2-3 बार इस बारे में बात की तो उसने भाग दौड़ करके अपना तबादला करवा लिया और मुझको बताए बगैर अपना डाक बंगला छोड़कर चला गया। बता नहीं सकती कि समी बाव के इस चोरी छुपे जाने से मेरी क्या हालत हुई। इसके तबादले की खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। कई दिन छप छप कर रोती रही थी। मेरी उदासी को दादी ने भी महसूस कर लिया। उन्हीं दिनों वो बीमार पड़ गई। ईद आने वाली थी। चा और हारिस इकट्ठे घर आ गए तो दादी ने वावेला मचा दिया कि मेरे होते उसकी शादी कर दो, अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी। दादी ने अतनाद बाव डाला कि बिलाखिर चचा ने ईद के बाद मेरी शादी हारिस से कर दी। वही हारिस जो मुझे बुरा लगता था, जिसकी सूरत देखना पसंद नहीं करती थी, मगर मुझ मरती सकती को आखिर गिले लगाया भी तो इसी ने। समी बाकू एक गैर आदमी था जिसके ओहदे और उम्दा लिबास से मरूब होकर मैंने अपना दिल उसके सुपुर्द कर दिया, लेकिन वो मुझे बीच मंझधार में छोड़कर चला गया। एक लम्हे के लिए भी न सोचा कि मेरा क्या बनेगा। ये तो कुदरत मुझ पर मेहरबान थी कि रुसवा होने से पहले मेरी शादी हो गई, वरना सारे लोग मिलकर मुझे जिंदा गाड़ देते।